Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In this lecture, let's try to understand one of the most important series in syntax, government and binding theory. आज हम गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी को समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी एंड ये क्या है. So let's start our today's topic. Government and binding theory was developed by Noam Chomsky in 1980s. ये जो थियरी है बेसिकली ये नोम चॉम्स्की ने 1980s में दी थी एंड दिस थियरी इज अ पार्ट ऑफ जनरेटिव ग्रामर. जनरेटिव ग्रामर का ये पार्ट है. जनरेटिव ग्रामर में हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज कैसे जनरेट होती है इन अवर माइंड. एंड ये जो गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन लिंग्विस्टिक्स. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड how sentences are structured and how words relate to each other. गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी हमारी ये समझने में मदद करती है कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं एंड वर्ड्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है. सो लेट्स डिस्कस दिस थियरी इन डिटेल. Government and binding theory assumes that a large proportion of the grammar of any particular language is common to all languages and therefore it is a part of universal grammar. गवर्नमेंट बाइंडिंग थियरी क्या कहती है? वो ये कहती है कि जो ग्रामर है ग्रामर उसका जो लार्ज प्रोपोर्शन है वो जितनी भी लैंग्वेजेस है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो सिमिलर है, सेम है. दैट इज व्हाई जो गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी को कंसिडर किया जाता है पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर का पार्ट. अगर आपने यूनिवर्सल ग्रामर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो यूनिवर्सल ग्रामर के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स. जो प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर कॉमन टू ऑल लैंग्वेजेस, वो सारी लैंग्वेजेस के क्या होते हैं, सेम होते हैं. वेयर जो पैरामीटर्स फीचर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं. इट मीन्स कि वो सबके अपने अपने. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज में एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है. सो बेसिकली दैट्स अ प्रिंसिपल. ये एक प्रिंसिपल है दैट इज कॉमन टू ऑल लैंग्वेजेस. अगर आप स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे जैसे आप बात करते हो इंग्लिश के वर्ड ऑर्डर की तो आप कहते हैं कि इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो ये क्या होगा इंग्लिश का पैरामीटर. लाइकवाइज अगर आप उर्दू की बात करते हैं कि उर्दू का स्ट्रक्चर क्या है तो आप कहते हैं कि सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब. सो दैट इज द पैरामीट्रिक जो फीचर है किसका, उर्दू लैंग्वेज का. ये जो पैरामीटर्स होते हैं दे आर लैंग्वेज स्पेसिफिक. अब गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी को प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स थियरी भी कहा जाता है. According to government and binding theory, there are two main components of universal grammar. Universal grammar के दो main components हैं and they are levels of representation and system of constraints. Levels of representation means जो syntactic representation होती है किसी भी sentence की वो मुख्तलिफ लेवल से गुजर के आती है जिसको हम levels of representation कहते हैं. and जो system of constraints हैं, constraints means restrictions. okay? कुछ grammatical restrictions होती हैं जो अप्लाई होती है आपके प्रोटेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पे. तभी हम कहते हैं कि ग्रामेटिकली वेल फॉर्म सेंटेंसेस हैं या ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंसेस हैं. वो बिकॉज ऑफ ग्रामेटिकल कॉन्स्ट्रेंट्स. ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं बेसिकली ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. ओके, सो ग्रामर जो गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी है वो कहती है कि देयर आर 4 लेवल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. 4 लेवल्स हैं रिप्रेजेंटेशन के. द फर्स्ट वन इज डी स्ट्रक्चर, the second one is S structure, the third one is PF and the last one is LF. Up D structure, D stands for deep. This is deep structure. S stands for surface and this is surface structure of any sentence. The syntactic structure that you can see, that you can hear, तो उसको हम क्या कहते हैं, surface structure. And then there is phonological form. Phonological means उसके प्रोटेक्शन, वर्ड्स की जो शेप या उनके प्रोनाउंसिएशन, तो उनको हम क्या कहते हैं, फोनोलॉजिकल फॉर्म. एंड देन देयर इज अ लॉजिकल फॉर्म. L stands for लॉजिकल फॉर्म. यहाँ पे हमें सेंटेंस की क्या मिलती है, मीनिंग मिलती है. सो लेट्स स्टार्ट विद डी स्ट्रक्चर.
अब डी स्ट्रक्चर का जो इनपुट होता है, इनपुट कहाँ से मिलता है डी स्ट्रक्चर को, वो मिलता है लेक्सिकॉन से। ये जो जीबी गवर्नमेंट एंड बैंकिंग थियरी ये कहती है कि आपके माइंड में एक लेक्सिकॉन है। लेक्सिकॉन का मतलब स्टोर हाउस, जहाँ पे वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेजेस आपने सीखी हुई है या जो आपकी मदर टंग है, उस लैंग्वेज के जो वर्ड्स वो वहां पे स्टोर्ड है आपके माइंड में। अब वर्ड्स along with their syntactical form and semantic features, वो अपने सिमेंटिक फीचर्स और उनकी जो कैटेगराइजेशन होती है, सब कैटेगराइजेशन जो कैटेगरीज होती हैं वर्ड्स की, वो सारी आपके लेक्सिकॉन में क्या होती हैं, स्टोर्ड होती हैं। ओके, सो ये इनपुट देता है इसको डीप स्ट्रक्चर को, डीप स्ट्रक्चर को। whenever you try to produce any sentence, तो एट वंस जो लेक्सिकॉन से वर्ड्स निकल के आपके इस डीप स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आ जाते हैं। अब डी स्ट्रक्चर इज अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एक मेंटल प्रोसेस या कॉग्निटिव प्रोसेस यू कैन कॉल इट, ठीक है ना। तो ये आपके माइंड में होता है एंड दिस इज द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर आपके माइंड में कुछ है और आप बोलते कुछ हैं जैसे। ओके, तो ये जो डीप स्ट्रक्चर, देन कुछ मूवमेंट के रूल्स अप्लाई होते हैं। यहाँ पे ये मूव अल्फा, दिस इज मूव अल्फा। अब गवर्नमेंट एंड बैंकिंग थियरी में मूव अल्फा का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ एनी आइटम फ्रॉम एनी मूवमेंट ऑफ एनी आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू एनी अदर प्लेस। ओके, ये जो मूवमेंट होती है किसी भी वर्ड की फ्रॉम वन प्लेस टू एनी अदर प्लेस, बट ये इस पे भी क्या होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई होते हैं। ऐसे नहीं कि आप कोई भी वर्ड कहीं से भी उठा के कहीं पे भी आप रख दें, ऐसे तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट जो है सेंटेंसेस भी बन सकते हैं। ओके, सो विद इन लिमिटेशंस एंड विद इन रिस्ट्रिक्शंस ये मूवमेंट होंगी एंड देन आपका एक एस स्ट्रक्चर बनेगा, सरफेस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अब मूवमेंट अल्फा को समझाने के लिए लेट मी राइट अ सेंटेंस फॉर यू। देयर इज अ सेंटेंस जो है, फॉर एग्जाम्पल, he bought a car, he bought a car। Now you see, he bought a car, he is the subject, bought is a verb, a car is a noun phrase। okay, अगर मैं एक इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ, what did he buy, what did he buy। Now you see, what did he buy, यहाँ पे ये जो what है बेसिकली ये अपनी बेस पोजीशन से मूव हुआ है। इसकी बेस पोजीशन कहाँ पे है, ये he bought what बेसिकली, तो यहां से ये मूव होके कहां पे आया, यहाँ पे। ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट, मूव अल्फा। ओके, दैट हैज मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन टू एन अदर पोजीशन। ओके, तो ये भी ग्रामेटिकली यहाँ पे रूल्स अप्लाई होते हैं। ऐसे नहीं कि आप इसको जैसे डिड व्हाट ही बाय ऐसे आप नहीं रख सकते, क्योंकि वो ग्रामेटिकल रूल नहीं है। दैट्स व्हाई आई से कि सिस्टम ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो अप्लाई होती है आपके डीप स्ट्रक्चर पे एंड देन यू फॉर्म जो है एक वेल फॉर्म्ड एस स्ट्रक्चर, एक आप सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। सो देन there is phonological form. A phonological form basically with the production of sentences, production of words and then sentences, words की pronunciation, उसकी shape and उसकी production कैसे होती है, वो phonological form। वहाँ पे कौन से rules applicable होंगे, phonological, stylistic and phonological rules apply होंगे at this level, PF phonological form के level पे। and then the last stage is LF, जहाँ पे हमें जो है क्या मिलती है, मीनिंग मिलती है। इट मीन्स के जो LF लॉजिकल फॉर्म हैज लॉजिकल फॉर्म इज रिलेटेड विद सिमेंटिक्स, आपके सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर, देन इट स्टार्ट्स गिविंग यू द मीनिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल फॉर्म। एट दिस स्टेज आपका जो एट दिस लेवल आपका जो सेंटेंस होता है दैट बिकम्स मीनिंगफुल। अब यहाँ से डी स्ट्रक्चर से LF तक आपका सेंटेंस कैसे डिराइव होता है, ये हमें पता चलता है जीबी के इस डेरिवेशनल मॉडल से। ये जीबी का एक मॉडल है जिसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेशनल मॉडल। इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंसेस की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हम प्रोडक्शन तो करते हैं ना, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है फ्रॉम अंडरलाइन टू इट्स सिंटैक्टिक जो है स्ट्रक्चर एंड देन
उसका जो एक मैकेनिज्म होता है मीनिंग गिविंग वाला, वो कैसे मीनिंग देता है, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, तो इस पूरे मॉडल को जेबी थियरी में डेरिवेशनल मॉडल कहा जाता है। गवर्नमेंट एंड फंडिंग थियरी को प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स थियरी भी कहा जाता है। इट इज जस्ट बिकॉज जो गवर्नमेंट एंड फंडिंग थियरी है दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। अब जो यूनिवर्सल ग्रामर या जिसको प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स थियरी भी कहते हैं, वो एक मोर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है लिंग्विस्टिक्स में, उसमें और थियरीज भी आ जाती हैं। Likewise, the government and branding theory है that is comprehensive framework as well, and it encompasses other sub-theories like government theory, binding theory, X-bar theory, theta theory and case theory। इन सारी theories को एक ही वीडियो में जो है कवर करना वो जाहिर सी बात नामुमकिन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप ही बोर होने लगेंगे और आपको सही से समझ भी नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई हम इनको वन बाय वन दूसरे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट किया करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज वेल। आज जो हमारे लेक्चर का जो फोकस होगा दैट वुड बी ऑन गवर्नमेंट थियरी एंड फंडिंग थियरी। So let's try to understand कि गवर्नमेंट थियरी एंड फंडिंग थियरी, गवर्नमेंट एंड फंडिंग थियरी के फ्रेमवर्क में क्या है। गवर्नमेंट एंड फंडिंग थियरी में जो गवर्नमेंट थियरी है उसमें गवर्नमेंट जो है दैट रेफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ ए गवर्नर एंड अ डिपेंडेंट। ओके, अब गवर्नर एंड डिपेंडेंट, गवर्नर भी वर्ड होता है एंड डिपेंडेंट भी क्या होता है, वर्ड होता है। जैसे किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नर्स होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है। लाइकवाइज लैंग्वेज में भी जो गवर्नर वर्ड, कोई अगर गवर्नर होता है तो उसके पास ज्यादा ग्रामेटिकल पावर आ जाती है एंड वो गवर्नर डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि जो दूसरा वर्ड उस पर डिपेंडेंट है वो उसका ग्रामेटिकल फंक्शन एंड ग्रामेटिकल केस कौन सा होगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, गवर्नर डिटरमाइन करता है एंड गवर्नमेंट इसी को रेफर करती है, दोनों के रिलेशनशिप को रेफर करती है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स के कैसे ये जो गवर्नर है ये असाइन करता है ग्रामेटिकल रोल टू इट्स डिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट, अगर आप वर्ब ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट में देखेंगे जो वर्ब होता है बेसिकली वर्ब, अब होता क्या है, अगर आप उनको ट्री डायग्राम या फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स में समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा कि sentence is divided into its two parts, noun phrase and verb phrase। okay, noun phrase में क्या आ जाएगा, the dog, and VP में क्या आ जाएगा, verb chase, and दूसरा क्या आ जाएगा, noun phrase the cat। okay, so chase is the verb, chase is the main part या head word, that's why उसके बेसिस पे क्या बनता है, verb phrase बनता है and ये जो verb है that is the governor and ये assign कर रहा है accusative case इसको to the object को, it assigns an accusative case to the object cat को, the cat is dependent। likewise when you talk about preposition and object government, तो उसमें जो preposition जो है preposition जो word होता है वो क्या करता है, वो गवर्नर होता है एंड वो गवर्न करता है किसको, अपने डिपेंडेंट द टेबल पे। likewise जैसे उसमें verb जो है वो असाइन कर रहा था accusative case to the object, यहाँ पे ये जो preposition on है it assigns the role of locative case इसको to the object table को, the book is on the table। अब हमें पता चल रहा है कि टेबल पे एक बुक पड़ी है, वो on को देख के पता चल रहा है एंड on the table ये जो phrase है that is prepositional phrase, क्योंकि we are talking about the location of the book and जो on है that is the head word। okay, तो ये असाइन कर रहा है एक लोकेटिव केस किसको, ऑब्जेक्ट को। likewise there is noun possessor government as well, this is the women's car is red, the women's car is red, यहाँ पे car को एक possessor का केस असाइन कौन कर रहा है, women means she is talking about okay, we are talking about her position and her position is car is her position from women's car, तो हेड वर्ड इज women जो कि एक रोल जो है असाइन कर रहा है किसको, कार को, कौन सा रोल, पोजेसर्स का रोल। सो दीज आर ये क्या है, गवर्नमेंट, दिस इज गवर्नमेंट थियरी। नाउ द बाइंडिंग थियरी, इन गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी ये जो द बाइंडिंग है
The binding theory refers to the relationship between the about element and its antecedent. अब antecedent क्या होता है? कोई भी noun या noun phrase जिसको pronoun क्या करता है? रेफर करता है। तो वो नाउन या नाउन फ्रेज क्या होता है? उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। ओके, अब बाइंडिंग, देयर आर थ्री बाइंडिंग प्रिंसिपल्स इन जीबी थियरी। दे आर प्रिंसिपल ए, प्रिंसिपल बी एंड प्रिंसिपल सी। नाउ लेट्स सी कि प्रिंसिपल ए क्या कहता है। प्रिंसिपल ए सेज अबाउट एलिमेंट। व्हेनेवर अबाउट एलिमेंट सुने तो इट मीन्स के प्रोनाउन, ओके, जो रेफर करेगा अपने एंटीसीडेंट को। अबाउट एलिमेंट मस्ट बी बाउंड इन इट्स बाइंडिंग डोमेन। अब ये बाइंडिंग डोमेन कौन सी होती है? द सेम क्लॉज एज इट्स एंटीसीडेंट। जिसमें प्रोनाउन यूज होगा उसी क्लॉज में उसका नाउन भी यूज हुआ होगा, तो वो क्या होता है? बाउंड होता है, उस डोमेन से वो बाहर नहीं निकल सकता। जैसे फॉर एग्जांपल डेविड सीज हिमसेल्फ, डेविड सीज हिमसेल्फ। अब ये प्रिंसिपल ए में जो ज्यादातर प्रोनाउंस आ जाते हैं दे आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब डेविड सीज हिमसेल्फ, डेविड खुद को देखता है, तो यहाँ पे ये जो हिमसेल्फ है दैट इज बाउंड टू डेविड। प्रिंसिपल बी, प्रिंसिपल बी से कि जो प्रोनाउन है इट मस्ट बी फ्री इन इट्स बाइंडिंग डोमेन। वो अपने बाइंडिंग डोमेन में क्या हो? फ्री हो। मीन्स वो किसी को भी रेफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे डेविड सीज हिम, डेविड उसको देखता है या उससे मिलता है, तो यहाँ पे हिम आपको पता है कि इट डज नॉट रेफर टू डेविड, ये डेविड को रेफर नहीं कर रहा एंड इट इज फ्री, ये किसी थर्ड पर्सन को क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है। फॉर एग्जांपल यू कैन से डेविड टोल्ड मी दैट ही वाज लायर, डेविड टोल्ड मी दैट ही वाज अ लायर। डेविड ने मुझे बताया कि वो झूठा था। अब वो कौन? वो डेविड भी हो सकता है एंड वो जो है कोई दूसरा थर्ड पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि ही जो है दैट हैज बीन यूज्ड फ्रीली इन इट्स बाइंडिंग डोमेन। अपने बाइंडिंग डोमेन में वो क्या है? फ्री है। So the third principle is principle C says कि जो R expressions हैं they must be free as well. R expressions पे आपके proper and common nouns आ जाते हैं and जो nouns होते हैं they are meaningful words और हमें पता चल जाता है कि किसको रेफर किया जा रहा है, क्योंकि उनको उनके नाम से ही रेफर किया जा रहा होता है। तो they do not need to be bound to any antecedent, उनको किसी एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं होती, वो किसी दूसरे एंटीसीडेंट को रेफर नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन इज रनिंग, अब जॉन जो है दैट इज द प्रॉपर नाउन एंड दैट इज आर एक्सप्रेशन, दैट इज द बाइंडिंग थ्योरी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।